Hello, my dear children. Once again, welcome you all in our Pade classes. Our Pade classes is the platform where is so much to learn for everyone. आज हम पढ़ रहे हैं बसंत कक्षा 8वीं पाठ 2। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियां। इस पाठ के अंतर्गत लाख की चूड़ियां बनाने वाले बदलू नाम के एक व्यक्ति की कहानी है, जिसने व्यापार परिवर्तन हो जाने के कारण, कांच की चूड़ियों का प्रचलन आ जाने के कारण अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया। उसे किस परिस्थिति से गुजरना पड़ा, आइए पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह सकती है। लेखक जब गांव जाते थे तो वहां बदलू काका मिलते थे और वो इन्हें लाख की गोलियां बना कर देते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे काका कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। गांव में रहने वाले व्यक्तियों को शायद चूड़ियां कैसे बनाई जाती है ये पता हो, लेकिन शहर में रहने वाला बच्चा जब गांव गया और उसने इस तरह से चूड़ियां बनती हुई देखी तो उसे बड़ा अच्छा लगा, और खास तौर पर आकर्षित करती थी लाख की छोटी छोटी गोलियां। जब एक्स्ट्रा लाख बच जाती थी तो उस छोटी छोटी गोलियां बदलू काका इन्हें बनाकर देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ियों के अलग अलग साइज के लिए इस तरह की मुंगेरियां काम आती है। लाख के चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। प्रश्नोत्तर में यह है कि वह चूड़ियां कैसे बनाता था। हम ये सब कुछ इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मंची पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। वह मुझे लला कहकर पुकारता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो, जो चूड़ियों का जोड़ा खुद ने बनाया है। जब बढ़ जाने के बाद, रंग लग जाने के बाद वह बहुत सुंदर दिखता था, तो अपनी मेहनत को देखता निहारता बदलू बहुत खुश होता था। बदलू एक मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी उसके पिता दादा इत्यादि भी चूड़ियां बनाने का कार्य करते थे, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। पैसों के बदले क्या लेता था वह? उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, क्योंकि शगुन माना जाता है। विवाह का जोड़ा जो है, चूड़ा जो है, वह शगुन माना जाता है, पैतृक रीति रिवाजों से संबंधित होता है। इसीलिए लोग लाख के चूड़े को सुंदर से सुंदर लेना पसंद करते हैं। तो जीवन भर वह कम मूल्य लेता था, कम अनाज लेता था, लेकिन विवाह के समय वह सारी कसर निकाल दिया करता था और जिद पर अड़ जाता था कि इतना तो मुझे दोगे तभी तो मैं ये चूड़ा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा।
मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर वह बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए मिलते थे। सो अलग, यानी बदलू को विवाह के समय इतना सारा, किसी के विवाह पर यदि वह चूड़ा देता था तो उसे इतना सब कुछ मिल जाया करता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना भी देता था कि कांच की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, नुकसानदायक होती है, लाख की चूड़ियां सुंदर होती है। निश्चित रूप से वह खुद लाख की चूड़ियों का व्यापारी था तो उसे लाख की चूड़ियां ही अच्छी लगती थी, परंतु कांच की चूड़ियां आ जाने से उसका व्यापार भी कम हो गया था। इसी कारण वह कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता रहता। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता कि शहर की तो बात ही कुछ और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां तो नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। यह व्यंग्यात्मक रूप से कहता था, उसे अच्छा नहीं लगता था, परंतु शहर की बात कुछ और ही है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो वह बहुत सारे आम रखता था। मैं रोज ही उनके यहाँ जाता था और 2-4 आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे सबसे अच्छा लगता था वह कारण यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। तो छोटे बच्चे के लिए ये गोलियां जो है वो खेलने का काम करती है, खेलने के काम आती है, इसीलिए बड़ा आकर्षण होती है। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के घर न जा सका, गांव में न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में अब मेरी रुचि नहीं रहती। उम्र बदल जाने के कारण रुचियां भी बदल जाती है, तो अब लेखक को वह लाख की गोलियां अच्छी नहीं लगती थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। जब रुचि नहीं थी तो बदलू का भी याद नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। विरले ही किसी किसी के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई, प्रश्नोत्तर में यह भी है कि लेखक को बदलू का ख्याल क्यों आया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बदलू का ख्याल आने का कारण यह है कि एक दिन बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसकी कलाई से खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे और मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। लेखक की रुचि बदल गई थी, इसीलिए गांव में जाकर भी उन्हें बदलू का याद नहीं आया, परंतु जब इनकी मामा की बेटी की कलाई में कांच की चूड़ी चुभ गई और मरहम पट्टी लेखक को करनी पड़ी तो अचानक याद आया कि हाँ, बदलू काका सच कहते थे कि कांच की चूड़ियां बेटर नहीं होती है, लाख की चूड़ियां अच्छी होती है। और मैंने सोचा कि जाकर बदलू से मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, मैं जनार्दन, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू काका फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और तब वह एकदम बोल पड़ा।
आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिनों बाद गए थे, लेखक को वो पहचान नहीं पा रहा था। उसका व्यवसाय भी इतने सालों बाद लगभग बंद पड़ गया था, तो यह भी उसे बड़ा खराब लग रहा था। और यह भी एक कारण था कि वह गुमसुम सा रहने लगा, स्मृति भी उसकी जाती रही। और जब उसने लेखक को पहचान लिया तो कहा, आओ लला, बैठो। बहुत दिनों बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक ने कहा कि अब मैं यहाँ आ नहीं पाता, क्योंकि अब मैं शहर में रहता हूँ, पिताजी की बदली हो गई है। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्टी। व्यवसाय बंद हो जाने के कारण अब भट्टी भी नहीं रही थी। आजकल काम नहीं करते हो क्या काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब ना। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर फिर चुप रहा और फिर बोला, मशीन का युग है ना लला, मशीन का युग है। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। वो खुद ही दुखी होता हुआ ये स्वीकार करता है कि कांच की चूड़ियों में अधिक सुंदरता होती है, चाहे वह थोड़े समय के लिए ही हो। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, बुढ़ापा आ गया था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली। जब लेखक को लगा कि इन्हें दमा है, तो बदलू काका ने शंका भाप ली। दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। मौसम बदलने के कारण खांसी हो गई है। फसली खांसी का अर्थ है मौसम बदलने के कारण होने वाली खांसी। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन के युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक बहुत समय बाद गए थे, तो वो चाहते थे कि बदलू काका उनसे बात करें, लेकिन बदलू काका तो बार बार चुप हो जाते थे। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। उन्होंने जवाब दिया, अच्छी है लाला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, यानी मेरी ओर देखकर उन्होंने बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? यानी तुम इतने सालों बाद आए हो, तो मैं तुम्हें आम खिलाए बिना थोड़ी ना चुप जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। अब लेखक देखो, खाना तो नहीं चाहते, लेकिन जानना सब कुछ चाहते हैं। इसीलिए लेखक ने फिर पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता उसको। इतने में रज्जू, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत सारे हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा मैं, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक वक्त में खा जाता था। मनोहार कर रहा है कि शर्माओ मत, तुम भी खाओ। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना, रेड कलर के देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में भरकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली यानी हाथ में लेकर, हाथ में जितने आ सके उतने 4-5 आम उन्होंने लेकर लेखक को खाने के लिए दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई।
गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही फब रही थी अर्थात सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। बदलू को सब मंजूर था, परंतु अपने स्वाभिमान को बेचना मंजूर नहीं था। उसके लाह के जोड़े के लिए उसे कम पैसे मिल रहे थे, और जैसा कि पहले ही कहा गया है कि विवाह में वह जमकर पैसे लेता था, तो जमींदार होने के बावजूद उसने जमींदार को वह जोड़ा नहीं दिया और अपनी बिटिया को दे दिया जो उसने पहना था। मैंने आम ले ली और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। परिस्थितियों से हार गया था बदलू। कांच की व्यापार को स्वीकार कर लिया था। कांच की चूड़ियों का व्यापार बढ़ता जा रहा था, इसका व्यापार बंद हो चुका था, लेकिन व्यापार बंद हो जाने पर भी उसने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। लेखक का नाम है कामता नाथ। उसके व्यक्तित्व को एक स्वाभिमान था जिसके अंतर्गत वह अपनी कला के आगे स्वयं को हार की तरफ जाते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने लाख की चूड़ियों को बनाने की, सुंदरता से बनाने की अपनी कला को जीवित रखा और अंतिम जोड़ा बनाकर अपनी बेटी को पहनाया, लेकिन उस जोड़े को कम मूल्य पर नहीं बेचा, क्योंकि यह उसकी कला का मूल्य था, ना कि लाख की चूड़ियों का। मैं आशा करती हूँ कहानी का भाव आपको समझ में आएगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक क्लिक करें और आओ पढ़े से निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।